Hello everyone, very good morning to all of you and Page IAS welcomes you all. Dear all the aspirant, today I am going to discuss about the syllabus of Indian polity in UPSC and BPSC. आज जब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी में हमारा इंडियन पॉलिटी का क्या क्रेज है, क्या सिलेबस है, प्रिपरेशन कैसे करें जो कि हमारी अच्छी से अच्छी मार्क्स हो सके। साथ ही हम बात करेंगे कि हमारा इंडियन पॉलिटी का जो हमारा प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है और हमारा मेंस का जो सिलेबस है, आप सभी को आज पेज आईएएस के तरफ से यह आपको सेवा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं आपको एक नए रूप में आपकी तैयारी का एक अलग से हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं। तो आप सभी को अगेन पेज आईएएस पटना आपको स्वागत करता है और इसी के साथ हम अपने सिलेबस की ओर आज बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड अभी हमने जस्ट आपको बताया कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह हमारा यूपीएससी और बीपीएससी का जो सिलेबस होगा और वह सिलेबस जो होगी इंडियन पॉलिटी का होगा। तो इंडियन पॉलिटी का हमारा क्या सिलेबस है और इस सिलेबस में हम देखने जा रहे हैं मेन हमारी बात होगी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तथा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल्स पर, वे सारे चीज़ों को आज हम स्टडी करने वाले हैं और उसकी आज हम सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं क्या कि सिलेबस क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इसकी तैयारी करें, यानी स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। अभी जो एग्ज़ाम का पूछने का जो पैटर्न है, जो हमारा प्रीलिम्स हुआ या हमारा जो मेंस हुआ, इसका पूछने का पैटर्न क्या है, किस तरीक़ा से एक क्वेश्चन पूछता है, ये सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और मुख्य रूप से इसमें जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वह हम कंसेप्ट बेस्ड काम करेंगे, यानी एवरीथिंग विल बी कंसेप्चुअलाइज्ड। आज सब का सब हमारा कंसेप्चुअलाइज होने जा रहा है और इसमें हम अपने तैयारी का एक पैरामीटर भी तय करेंगे, अपनी तैयारी का एक कह सकते हैं एक ऐसे पैरामीटर को तय करेंगे जिसके द्वारा हम खुद को अपने आप को जज कर सकें कि हम कितने पानी में हैं। जब तक कि हम अपने प्रिपरेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको पैरामीटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तब तक होता वही है, हम तैयारी कर रहे हैं, लंबा समय लग रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पूछता कहाँ से क्वेश्चन, ये सारे जब तक हम नहीं जानेंगे एक लंबी हम दौर तय कर लेते हैं, उसमें हमारी सफलता मिलती है नहीं मिलती है, अनेकों अनेक प्रकार के आपके पास चुनौतियाँ बना होता है। तो आपको मैं एक सबसे पहले तो मैं आपको एक कोटेशन बोल दूँ, बुक्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फ्यू बट गुड कहा जाता है। मतलब हुआ कि आप किताबें कम पढ़िए, आप दोस्त को कम रखिए लेकिन अच्छा रखिए। मतलब हमारा साफ साफ शब्दों में मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में हम क्या पढ़ें। ध्यान देंगे, आज के डेट में हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमें जानना होगा क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ध्यान देंगे, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। यदि इस चीज़ों को जिस दिन आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इस चीज़ों को जैसे ही आप जान जाएंगे, वो आप सोच लीजिए कि आपका प्रिपरेशन एकदम ट्रैक पे चलने वाला है और आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार के कोई कमियां होने वाली नहीं है। तो आज हम ये सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो फिर आप लोगों के लिए अगेन नमस्कार और सभी यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट्स को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा बीपीएससी जो है, बीपीएससी का 67वां जो प्रीलिम्स होने जा रहा है, आप देख रहे हैं यह 8 मई को तय किया जा चुका है। साथ ही साथ हमारा यूपीएससी भी तुरंत हमारा आने वाला है जून में, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी आपके पास 2 एग्ज़ाम, हमारा चाहे स्टेट की बात करते हैं या हम यदि सेंटर की बात करते हैं, हमारे पास अभी दो एग्ज़ाम सामने है। अब आपकी स्ट्रेटजी तय करनी है कि हम कैसे प्रिपरेशंस करें कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पॉलिटी में बात करेंगे। हम इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएँ। आज का हमारे मुख्य सिलेबस का और आज का मेरा बात का और ये लेक्चर का ये मुख्य श्रेय रहेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं, हमारा सिलेबस क्या क्या पढ़नी है, थोड़ा सा हम आपको इस पर डिफाइन भी कर देंगे क्योंकि अगले क्लासेस से हम एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिलेबस जब इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा इसमें हो जाता है वह हो जाता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या हो जाएगा हमारा, पहले हो जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसा कि पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ों की उत्थान जब होती है, किसी भी चीज़ों की जब इस्टेब्लिशमेंट होती है,
तो इस्टेब्लिशमेंट होने के पीछे कहीं न कहीं कुछ इतिहास छुपा हुआ होता है और वही इतिहास को हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो इसमें हम जैसा कि देखेंगे, हम सभी को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो आया था, एक एज अ ट्रेडर आया था, एज अ ट्रेडर, यानी एक कह सकते हैं व्यापार के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आया था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये भारत में अनेक प्रकार से अपना पैर फैलाना शुरू कर देती है। और लास्ट हमने देखा कि 1764 में 1764 में हमने देखा कि बक्सर का हमारे यहाँ युद्ध हुई थी, बिहार का बक्सर में। और 1765 में आपने देखा होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसको हम लोग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि के आधार पर हमने देखा फाइनली कि 1765 में ही अंततः भारत के उस समय जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, में भी आपने नाम सुना होगा। तो जो शाह आलम द्वितीय थे, सेकंड जो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने जब इस युद्ध में मुगल सम्राट हार गए तो हारने के बाद एक इलाहाबाद में ट्रीटी हुआ, जिसको हम इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। और यहाँ पर उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी का नाम था एलिजाबेथ। ओके, तो महारानी एलिजाबेथ को हमने दीवान का अधिकार दे दिया, दीवान का अधिकार हमने दे दिया इलाहाबाद में, और वहीं पर इसको पढ़ा गया। दीवान का मतलब होता है राइट ओवर सिविल जस्टिसेस एज वेल एज द रेवेन्यू कलेक्शंस, मतलब जहाँ पर इनको हम राजस्व कलेक्शन करने के लिए, राजस्व को एकत्रित करने के लिए हम इनको अधिकार दे दिया, तथा जो हमारा नागरिक न्याय होता है, यानी सिविल जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों पर इनको हमने अधिकार दे दिया। अभी तक जो मात्र हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मात्र एक ट्रेडर के रूप में आई थी, अब एक कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज करना शुरू कर देता है। या कह सकते हैं कि हमारे देश की जो भूभाग है, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमी का फॉर्म है, ये सारे पर इनका धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू करते हैं। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स आए या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंततः भारत में 1773 में सबसे पहला हमारे यहाँ आया रेगुलेटिंग एक्ट, में भी नाम आप सुना होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इनका जो केवल व्यापार की जो नीति थी वह राज्य व्यवस्था या कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में या एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में ये बदलाव शुरू होता है, क्योंकि 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसके द्वारा कंपनी को कैसे चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलानी है। हमने देखा था कि 1774 में इन्होंने क्या किया कि बंगाल में, है ना, फोर्ट विलियम में आपने नाम सुना होगा, तो फोर्ट विलियम में इन्होंने क्या किया कि भारत में सबसे पहली बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो न्याय की बात हम करते हैं, जो हम जस्टिस की बात करते हैं, एक कहीं न कहीं यहाँ से इन्वॉल्व कराना शुरू कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया कि कंपनी को कैसे रेगुलेट करनी है, ट्रेड को कैसे रेगुलेट करनी है। और यहाँ पर इन्होंने किया कि जो सिविल जस्टिसेज होंगे, जो न्याय प्रिय बातें होंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, स्टेबल करने हैं, ये सारे चीज़ों को लेकर के इन्होंने अंततः 1774 में इस तरह से लाई। अब इस आधार पे हम यदि कहें तो आप कह सकते हैं कि 1773 से लेकर के 1857 के जो विद्रोह हुआ, यहाँ तक भारत में जो थी साहब, यह हमारे यहाँ कंपनी रूल चल रही थी। ध्यान देंगे, यहाँ तक हमारे यहाँ जो हुआ वो कंपनी रूल चलता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1757 में क्या हुआ, हमारे यहाँ म्यूटिनी, द मोमेंट ऑफ म्यूटिनी होता है। म्यूटिनी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं सैनिक विद्रोह, ठीक है। तो जैसे ही हमारे यहाँ सिपाही, इसको सिपाही भी बोलते हैं, तो इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो 1857 में अंततः हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह होता है, और 1857 विद्रोह होने के बाद फिर हमारे पास जो अभी तक हमने देखा था कि गवर्नर जनरल का पोस्ट जो बनाई गई थी, इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को अंततः इस युद्ध के बाद या कह सकते हैं सिपाही विद्रोह के बाद इसको डिमोलिश कर दी जाती है, यानी समाप्त कर दी जाती है। और समाप्त करने के बाद यहाँ से पोस्ट हो जाता है वायसराय का। इज इट ओके? और इसके साथ हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह समाप्त होते ही हमने देखा क्या कि अभी तक जो कंपनी रूल चल रही थी, यह कंपनी रूल अब वहाँ की महारानी के हाथों में चल जाती है, और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका क्राउन रूल। इज इट ओके? तो ये जो क्राउन रूल था, इसकी यदि हम पीरियड की बात करें तो यह हमारा 1858 से लेकर के 1947 मतलब देश की आज़ादी तक
का जो हमारा पीरियड चला, यह पीरियड हमारा क्राउन रूल के अंतर्गत चली। और इस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, अब हमारा विक्टोरिया आ चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि एलिजाबेथ थी, अब एलिजाबेथ के स्थान पर महारानी विक्टोरिया आ जाती है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमने देखा अभी ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात किया। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड हमारा चलेगा भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है। तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का हमारा चलेगा 1773 से लेकर के हम आएंगे 1947 तक। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस आधार पर हम देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, भारत के संविधान को बनाने में ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए, भारत के संविधान को बनाने के लिए ऐसे क्या क्या कह सकते हैं प्रोविजंस लाए गए, कौन क्या क्या रिकमेंडेशन लाए गए। जब अंग्रेज की सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, महारानी के हाथ में जब क्राउन रूल के अंदर चल गई, तो हम देखेंगे कि भारत के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोविजंस लेके आए। और अंततः हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया 1947 में, हमने देखा इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट लेकर के आए। जब 1945 में इंग्लैंड में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती थी और वह पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में सबसे पहली बार वहाँ का प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लीमेंट एटली, जो एक लेबर पार्टी की सरकार थी। तो जैसे ही क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बनने के बाद बात होती है, उन्होंने सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो भारत में वहाँ पर बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो था सबसे पहले क्लीमेंट एटली जी ने, इसको भारत में बोला जाता है लोकसभा, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली जो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उन्होंने सबसे पहली बार वहाँ पर ये अनाउंस किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारतीयों को भी आज़ाद होने का अधिकार है। और इस आधार पे हमने देखा अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, और इंडिपेंडेंट एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारे देश में आती है। और इस आधार पे भारत को आज़ाद करने की बात होती है। और कहा जाता है कि जून 1948 तक, ध्यान दीजिएगा, जून 1948 तक भारत को एक कह सकते हैं जिम्मेवार नागरिक के हाथ में भारत को सौंप के हम आ जाएंगे, ये कहा था अंग्रेज की सरकार यानी क्लीमेंट एटली ने ऐसा कहा था। अब अंततः हमने वही देखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। इज इट ओके? तो ये हमारे केवल था बैकग्राउंड, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रहा बैकग्राउंड। इसके अलावे यदि हम बात करते हैं तो अब हमारी सिलेबस के अंतर्गत और क्या क्या आएंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डायरेक्ट आ जाएंगे कि हमारा सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके हम कहेंगे कि भारत में जो हमारा संविधान है ना, इससे हमने क्या किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इस कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने फॉर्म करने के लिए एक कह सकते हैं कमेटी का गठन किया, जिसको हम कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो इसके द्वारा हम देश के संविधान को हमने क्या किया, फॉर्म किया, जिसको फॉर्म करने में हमने देखा कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए। हम देश के संविधान को बनाने में लगभग हम देखा जाए तो इसमें हमने 64 लाख रुपया हमने खर्च किया था। भारत के संविधान को देखा जाए तो लगभग हम 60 कंट्रीज से यानी 60 देशों के हमने संविधान को स्टडी किया था। और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को हमने प्रिपेयर्ड किया। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि भारत के संविधान को हमने बहुत सारे देशों से पढ़ करके बोरो किया, लेकिन यह कहना गलत है, क्योंकि हमने 60 देशों के संविधान को हमने क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद हमने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हम भारत के संविधान को दिए। तो मायने सी बात है, जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिए, तो इसके पीछे रीजन थी कि हमने 60 कंट्री को क्यों संविधान पढ़ा। कारण थे भारत, यदि हम संविधान की बात करें हैं तो वर्ल्ड में सबसे पहला, हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह अमेरिका ने दिया। ये अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 को इन्होंने अपने देश के संविधान दिया, और यह वर्ल्ड में सबसे पहला रिटेन भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। अब ये प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड में जब इन्होंने दिया और उसके बाद भारत का संविधान को कहा जाता है कि यह एक रिटेन भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रिटेन तो है, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ और कह सकते हैं गुण है, विशेषता है। वह विशेषता क्या क्या है साहब, जान सकते हैं आप
तो सबसे पहले भारत जो है कि संविधान जो है कुछ क्षेत्रों में ये तो रिजिड भी है और कुछ क्षेत्रों में फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत हार्ड है हमारा संविधान और कुछ क्षेत्रों में हमारा संविधान जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब उदार है। तो भारत की भी संविधान जो है हमारा रिटन है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और विश्व में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कोई दिया तो उस देश का नाम है प्यारा भारत, हमारा देश है, ओके। और इस देश के संविधान को हमने बात कर रहा था कि 60 देशों से संविधान को पढ़ करके देश के संविधान बने। इसके पीछे रीजन साहब क्या था कि हम देश के संविधान को वर्ल्ड भारत जो यूनियन या कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती है, जहाँ पर अनेकों अनेक जाति, धर्म, समुदाय, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, किसान, वकील, डॉक्टर, इस सारे संप्रदाय के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, सारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। तो मायने सी बात है उनकी अलग ट्रेडिशन हो सकता है, उनकी अलग रिचुअल्स हो सकता है, उनकी अलग आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है। ये सारे चीज़ों को देख करके अंततः हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए। वो अलग बात है कि भारत के संविधान जब बने तो इसमें हम लगभग 75% मतलब हम कह सकते हैं कि 3/4 भाग जो भारत के संविधान का टोटल है वह हम कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या किया, बोरो कर लिया है, ये मानता हूँ। लेकिन भारत के संविधान बोरोड संविधान हम नहीं कह सकते, बल्कि भारत के संविधान हमारा एक रिसर्च संविधान है। आज आपको ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्लासेस में मैं आपको एक सारे चीज़ों की बात करूंगा, एक एक वर्ड की बात करूंगा कि भारत के संविधान को हम बोरो संविधान क्यों नहीं कहेंगे, भारत के संविधान को हम रिसर्च संविधान क्यों कहेंगे। ये सारी चीज़ों पर हम अगले लेक्चर से एक एक टॉपिक पर जब बात करूँगा, एक एक कह सकते हैं कंटेंट पे जब बात करूंगा तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगी कि रियल भारत की संविधान बोरो नहीं है, बल्कि भारत की संविधान एक रिसर्च संविधान है, ओके। अब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आप प्रियम्बल की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा संविधान की यदि बात करें, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपको स्टडी करना है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है साहब, ये जो प्रियम्बल है, यह प्रियम्बल जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 13 दिसंबर, आपको डेट याद होनी चाहिए, 13 दिसंबर 1946 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पंडित नेहरू जी ने इसको दिया था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा था, तो संविधान सभा को इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को दिया। और उस समय जो इन्होंने दिया था, इसका नाम दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका नाम दिया गया था, जो अभी वर्तमान में ये हमारा इंडियन प्रियम्बल के रूप में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमारा संविधान अनेकों अनेक फील्ड में हमें एम्पावर्ड करती है, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो। उसके बाद हम सिटीजनशिप की बात करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे, हम इसके बाद डीपीएसपी का बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे। इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो अनेकों अनेक प्रकार के जो हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे अमेंडमेंट्स जो आर्टिकल 368 के अंदर आती है। अब इसमें भी आपने केसेस को पढ़ा होगा कि जब भारत के संविधान का हमारा प्रियम्बल बना था तो यहाँ पर 3-4 केसेस हुए, और वह केसेस होकर के बाद पूछा गया कि क्या ये भारत के संविधान का पार्ट है। तो सबसे पहला हमने देखा था कि 1950 में एक केस आया था जिसका नाम था गोपालन वर्सेज मद्रास गवर्नमेंट। इसमें पूछा गया था कि क्या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है यह कोर्ट में हमारा इनफोर्सिएबल है या नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उस समय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान के रक्षक यानी प्रोटेक्टर, ध्यान देंगे, प्रोटेक्टर या कह सकते हैं केयर टेकर। तो सिक्योरिटी जो भारत के संविधान को तय करती है, भारत के संविधान को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फोर्सिएबल की बात को डिनाई किया गया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इन्फोर्सिएबल कोर्ट में नहीं है। उसके बाद 1960 में हमने देखा कि बेरूबरी का केस आया, तो बेरूबरी के केस में कहा गया कि क्या ये संविधान का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पार्ट नहीं है। फिर आपने देखा कि
73 में आपने देखा कि केशवानंद भारती का केस आया, और ये केशवानंद भारती में हमने देखा कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट दो दो अपना फैसला सुना चुकी थी कि कोर्ट में इनफोर्सिबल नहीं है, फिर कहा कि ये हमारा संविधान का पार्ट नहीं है, ये बेरूबरी केस और कह सकते हैं 1950 का गोपालन केस, ये दोनों में केशवानंद भारती में नया एक कह सकते हैं दौर आता है, नया फैसला आती है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का ये पार्ट है। ये केशवानंद भारती में सबसे पहले बोला गया। मैं एक ब्रीफ में आपको अभी दे रहा हूँ, ये सारे आपको फीचर आगे क्लासेज में मिलते जाएंगे। तो इसमें कहा गया कि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब जैसे ही क्वेश्चन हुआ कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अब देश के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन बनना शुरू हुआ कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो साहब ये बताइए कि क्या हमारा 368 जो अमेंडमेंट की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जो करती है, क्या इस पर लागू होगा? दिस वाज द क्वेश्चन, क्या इस पर लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका हम तो लागू कराएंगे, यानी हम इसका इम्प्लीमेंट तो करवाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा मूल ढांचा है, ठीक है, मूल ढांचा का मतलब हम कह सकते हैं जो रियल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म नहीं होगा या उस पर ये लागू नहीं होगा, ऐसे समझिए, उस पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, जैसे पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, सिटीजनशिप को लेकर के हैं, डीपीएसपी, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। लेकिन ये हमारा जो रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल जो है, उसमें आप किसी भी प्रकार के कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि 1995 में 1995 में LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केस आई, इसमें भी यही पूछा गया क्या पार्ट है। अंततः 1995 में केशवानंद भारती वाला जो फैसला आई थी, इस फैसला को यहाँ पर भी रख दी जाती है। और इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है, इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन आई थी, और कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के संविधान में 3 वर्ड को जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 वर्ड को जोड़ा गया है। वो था हमारा सोशलिस्टिक, ठीक है, सोशलिस्टिक वर्ड था, एक हमारा सेक्युलर वर्ड था, और एक हमारा इंटीग्रिटी वर्ड थी। चीज़ों के तो ये 3 जो वर्ड थी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन के आधार पर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुई थी, उस समय इसको जोड़ दी गई थी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये हम आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट बताया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हमको स्टडी करनी है, बहुत सारे अमेंडमेंट को पढ़नी है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल। ओके, तो ये सारे हम केस स्टडी करने वाले हैं, सारे में हम केस स्टडी करेंगे कि इसमें केस में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे चीज़ों को हम केस स्टडी के आधार पर सारे कंसेप्ट को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा क्या हो पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में हमें स्टडी करनी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे यहाँ कौन है? जैसा कि देखा जाए कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो देश की जो गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट का मतलब आप कह सकते हैं जो हमारी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है वे होती है। तो इसको करने के लिए भारत में सबसे पहला हम यदि देखते हैं तो इसमें हमारा 3 तरह से इसको काम करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहला इसको फॉर्म जो करती है वो हमारा पार्लियामेंट करती ही है, लेकिन हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और एक हमारा जो होता है लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर पहले आना चाहिए, इसलिए हम फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो एक हमारा एग्जीक्यूटिव होगा, तो सबसे पहले आप लेजिस्लेचर को ले लीजिएगा, एक लेजिस्लेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और उसके बाद हमारा हो जाता है जुडिशियरी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा पार्ट हो जाएगा। इसके द्वारा हम कर सकते हैं फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं ये हमारे एक गवर्नमेंट की प्रिंसिपल पर काम करेगी। तो जैसे एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर का काम क्या है, इसका काम है कानून को बनाना, मेक द लॉज, यानी हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, ये कानून बनाने का काम किसको है? लेजिस्लेचर को। बनाई गई कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार किसको है? तो इसको कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशंस। तो इम्प्लीमेंट जो करने का काम है ये हमारा देश में एग्जीक्यूटिव का काम है। और जुडिशियरी हमारा क्या है? सबसे पहले तो जुडिशियरी तो हमारा इंडिपेंडेंट पार्ट है ही, इंडिपेंडेंट बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे देश के संविधान को ये संरक्षण प्रदान करती है, इसलिए जुडिशियरी जो होती है इसको एग्जामिन करती है कि विच टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन मेड इज इट इन द फेवर ऑफ द पीपल और नॉट, यानी जनता के फेवर में है यानी ये सारी चीज़ों को। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो लेजिस्लेचर
तो लेजिस्लेचर के फॉर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हमारे राज्यों का भी होगा, एक हमारा केंद्र का भी होगा। एग्जीक्यूटिव जो हमारे होते हैं, तो सेंटर में जो हमारा एग्जीक्यूटिव या कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, इज इट ओके। और जो स्टेट का जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो हमारा गवर्नर होता है, इज इट ओके। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, उसके बाद जुडिशियरी। तो इसमें हम तीन चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ। तो हमारी फॉर्म हो जाएगी एग्जीक्यूटिव, फिर सेकंड हमारा जो हो जाएगा वो लेजिस्लेचर हो जाएगा, और थर्ड जो होगा वो हमारा जुडिशियरी होगा। अब जुडिशियरी में क्या क्या हो जाएंगे, अब जैसे लेजिस्लेचर ये सब की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कि जुडिशियरी में जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो जाते हैं, फिर आप ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, ये सारे है ना। समय समय पे इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे आपने सुना होगा कि भारत सरकार के पास इतने ज़्यादा केसेस हो जाती हैं तो लोक अदालत का प्रयोग करती है ना। तो इसमें क्या होगा कि नए नए जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नए इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, वे सारी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फिर पार्लियामेंट, इसमें हमें पार्लियामेंट पढ़ना होगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये हम कहाँ से लिए हैं, तो हम ब्रिटिश सरकार से लिए, यानी इंग्लैंड से इसको लेकर के आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सेज भी इसमें पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटिश सरकार से लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाई, इंग्लैंड से लाई है। तो पार्लियामेंट का जो फॉर्म होता है साहब, पार्लियामेंट का फॉर्म तीन तरह से होता है। इसमें सबसे पहला हमारा लोकसभा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है और प्रेसिडेंट हो जाता है, इज इट ओके। ये हमारे पास पढ़ना होगा। ये तीनों से कैसे हमारे देश के जो संसद होता है, संसद को प्रिपरेशंस की जाती है। लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं, कितने की बात की गई है, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसका पीरियड यानी ड्यूरेशंस क्या होता है इत्यादि। उसी तरह में आप प्रेसिडेंट देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होता है, तो प्रेसिडेंट देखेंगे। उसके बाद इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है। तो अब यदि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, क्वेश्चन ये होगा। तो एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रेसिडेंट हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इसमें वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इसमें पीएम हो जाएंगे, इसके बाद इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद इसमें आपका अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, इसमें CAG कैग आ जाएंगे। ये सारे जब मिल जाएंगे साहब तो ये हमारे देश के एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ाई हम कर लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पढ़ने के लिए हमें इतने सारे चीज़ों का स्टडी करना होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव जो हम पढ़ रहे हैं यह एग्जीक्यूटिव हमारा सेंटर का होगा, यानी केंद्र की हमारा जो एग्जीक्यूटिव होगी इस पर हम बात करें। फिर हमारा ये एग्जीक्यूटिव जो होगा ये हमारा स्टेट में तब्दील हो जाएंगे। तो स्टेट का जो हमारा एग्जीक्यूटिव होगा ये एग्जीक्यूटिव क्या होगा, तो इसका स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है, अभी जस्ट हमने बताया इसका एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, राज्यों का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, ठीक है। उसके बाद राज्यों का CM। फिर हम देखते हैं कि राज्यों में जो कह सकते हैं एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल इसको हम पढ़ेंगे। भारत में हम देखेंगे कि भारत में यदि हम पार्लियामेंट की जैसे हम बात किया तो यहाँ पर हमने दो हाउसेस की बात किया, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इसको हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। बात करेंगे हम बाई कैमरलिज्म का बात करेंगे, ठीक है। तो अब होगा कि बाई कैमरलिज्म भारत के कौन कौन से राज्यों में हैं, बाई कैमरलिज्म करने की क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन या प्रोविजंस हैं। क्योंकि समय समय पे आप देखते हैं जैसे अभी ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है, वो अभी पार्लियामेंट के सामने एक प्रपोजल भेजी है कि हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दिया जाए। जबकि आप हैदराबाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने पार्लियामेंट के पास प्रोविजन भेजा है कि हमारे यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए, इज इट ओके। तो ओवरऑल आज हम इस पर हम बात करेंगे, केवल हम ये पढ़ेंगे नहीं कि काउंसिल है ये पढ़ लेना है, नहीं, बल्कि हमें ये देखना होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कैसे होता है। भारत में यदि देखा जाए तो बोथ हाउसेस की बात करते हो, हम बात करेंगे यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिस तरह से भारत में हमारा राज्यसभा होता है जो एक उच्चतम सदन कहलाता है, कह सकते हैं परमानेंट सदन कहलाता है, जो कभी भी डिमोलिश नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार राज्यों में जो होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, भारत के यदि इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले 1937 में 1937 में
पश्चिम बंगाल में इसकी गठन किया गया था। और यह गठन जो हुई थी वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। अलग बात है कि सबसे पहले बंगाल में ही कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ और बंगाल से ही 1969 में इसको सबसे पहले डिमोलिश भी किया गया था। इज इट ओके? तो दोनों में यदि देखा जाए तो इसके इसी का इतिहास होता है और वह इतिहास होता है पश्चिम बंगाल का, कि सबसे पहली बार वहीं पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भी किया गया और सबसे पहली बार वहीं हम देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का विघटन भी किया गया। ओके, तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम इस पे बात करेंगे। अब इसमें देखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम का जो हमारी पैटर्न होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ट्रेडिशनल पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल से नहीं होने वाला। हमारा आज का जो एग्ज़ाम का जो माहौल है वह हमारा है कि जो आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो उस ट्रेडिशनल को आप करेंट के साथ कितने जोड़ पाते हैं। तो ट्रेडिशनल प्लस करेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब ट्रेडिशनल प्लस करंट आप जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं, तो इससे आपका एक एनालिटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एनालिटिकल कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम आपको एक सिलेबस के आधार पर हम आपको डिफाइन करके कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने बेहतर इसको कर सकते हैं, कितने डीप में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने दोनों बता दिए, एग्जीक्यूटिव में हमारा दोनों हो गया, हमारा सेंटर का भी हो गया और राज्य का भी हो। फिर हमने पार्लियामेंट बताया, फिर स्टेट में भी उसी तरह हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो होती है हमारे देश में वह हमारा होता है इलेक्शंस, में भी आप भी नाम सुने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे देश में जो होता है इलेक्शंस की बात हम करेंगे। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो जो ये हमारा ECI जो होती है सेंट्रल, इसके अंतर्गत बहुत सारी कह सकते हैं जिम्मेवारियाँ होती है। जैसे भारत का जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है जिसको आप लोकसभा कहते हैं, ठीक है, इसकी इलेक्शन कराना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना। तो जो केंद्र स्तरीय जो होती है, उसके बाद हमारा स्टेट राज्य जो होते हैं, राज्यों का भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इसका करना। तो ये सारे फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इसके अलावा हमारे पॉलिटी में फाइनेंस कमीशन एक आ जाता है, FM आप जिसको बोलते हैं। तो हमें फाइनेंस कमीशन FC को हमें स्टडी करना पड़ता है। अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ, फाइनेंस कमीशन का गठन करने के पीछे रीजंस क्या हैं, फाइनेंस कमीशन का गठन कितने साल पर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इत्यादि हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ एक होता है UPSC और एक होता है हमारा JPSC। मतलब UPSC का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक होता है JPSC, इसका मतलब होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये केवल सेंटर में होता है, लेकिन यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के यानी स्टेट्स के कह सकते एग्रीमेंट के आधार पर एक जगह उनकी एग्जाम होती है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, यह मुख्य रूप से हमारा स्टेट्स में होता है और इसी का ज्वाइंट हमारा JPSC होता है, राइट। तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, ये सबसे पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया, ये कैसे कैसे देश में आए, इसका क्या क्या यूज़ है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या, ये सारे चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी प्रत्येक हमारे यहाँ 10 साल पर जब भी हमारे देश में सेंसस होता है, ठीक है, जब भी हमारे यहाँ सेंसस होता है तो सेंसस होने के बाद तुरंत हम देखते हैं कि चाहे वो लोकसभा का सीट हो, चाहे आप कह सकते हैं चाहे वो हमारा लोकसभा का सीट हो, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर आप ले लीजिएगा हाउस ऑफ पीपल, आप ले लीजिएगा हाउस ऑफ पीपल, या हमारा स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, स्टेट असेंबली कह सकते हैं। ये दोनों के जो इलेक्शंस होते हैं तो प्रत्येक 10 साल पे सेंसस होने के बाद हमारे यहाँ एक डेलिमिटेशंस कमीशन का गठन होता है, डेलिमिटेशन कमीशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिसीमन आयोग। तो परिसीमन का मतलब परि प्लस सीमन, जो आपकी जो सीमा होता है, चाहे वो आपका लोकसभा का क्षेत्र का सीमा हो, चाहे वो आपका राज्य का विधानसभा का सीमा हो, ठीक है, इसका ये क्या करता है, इसका ये निर्धारण करता है, ठीक है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ एक डेलिमिटेशंस कमीशन का भी समय समय पर गठन होती है। अभी आपने देखा होगा देश में डेलिमिटेशंस कमीशन का गठन किया गया है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। अब इसके अलावा भी आप देखिएगा अलग से भी हमें पढ़ना होगा कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या क्या होता है, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर इन जनरल का काम क्या होता है, अभी इसके वर्तमान में क्या क्या रिपोर्ट आ रहे हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इससे हमारे होगा पॉलिटी का पूर्ण रूप से आपकी प्रिपरेशंस। इसके आधार पर जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ और आपको जोड़नी होगी। जैसे करंट में हमें देखना होगा एक प्रेशर ग्रुप। ये प्रेशर ग्रुप जो होता है हमारे एक कह सकते हैं
कहीं ना कहीं किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो देश की हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार पर किस तरह से बाहरी और आंतरिक, चाहे वो हमारा एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वह हमारा इंटरनल भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रूप से हम उस पर किस तरह से सरकार पे हम क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। केवल हम प्रेशर बनाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। और इसका बेस्ट आपको एग्जांपल मैं दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल भारत में किसानों का यानी फार्मर्स का एक आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, ठीक है, फार्मर्स का एक आंदोलन चल रही थी, वह फार्म बिल को लेकर के चल रहा था। फिर भारत में आपने देखा कि खासतौर पे सिटीजनशिप जो बिल आई थी, तो सिटीजनशिप बिल को लेकर के भारत में एनआरसी और सीएए का लंबा विरोध चलते गया, राइट। और ये कहीं न कहीं सरकार से यह मानने की कोशिश करवाई। इसमें हमने देखा कि फार्म बिल को भारत सरकार अंततः वापस ले चुकी है ना। तो इन्होंने क्या किया, आपने प्रेशर दे करके सरकार को अपनी बातों को मनवाने की कोशिश किया। अब इसके साथ सिटीजनशिप बिल आई, इस पर भी बातें हो रही। तो अनेक प्रकार के हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रेशर ग्रुप है यह हमारे देश के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, ध्यान देंगे, ये देश के लिए या हमारे डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, यह कितना हमारे लिए फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, और कितना ये हमें लॉस देने वाला है, और इसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसको रिमूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यदि रिमूव किया जाएगा तो इससे डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये सारे जो होगा एनालिटिकल आंसर और क्वेश्चंस होंगे, ये सारे हम लेक्चर में एक एक टॉपिक के साथ देखते चले जाएंगे। इसके बाद भी आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्या होती है कि हमारा देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ पर 3-4 फॉर्म होती है। एक हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला एक क्वेश्चन आपसे बनता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सी संवैधानिक निकाय है, और पूछता है इनमें से कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है। दो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं, और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या कह सकते ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके लिए भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उनके लिए कहीं ना कहीं प्रोविज़न किया गया है। तो उनका जब कहीं भी प्रोविज़न किया गया है, प्रोविज़न कहाँ हो सकता है, या तो देश के संविधान के आर्टिकल में हो सकता है, या पार्ट में हो सकता है, या तो शेड्यूल में हो सकता है। तो यदि कहीं भी उनका नाम आता है तो वह संवैधानिक निकाय हो जाएंगे या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे। जैसे किसी ने कहा कि हमारा इलेक्शन जो कमीशन है यह किस तरह के निकाय है, तो इलेक्शन कमीशन हमारा क्या है, भारत के संविधान में आती है कि नहीं आती है, आती है। तो आर्टिकल 324 में भारत में इलेक्शंस कमीशन आता है, यानी आर्टिकल की हमने बात कर लिया, इसलिए पार्ट भी होती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो 324 जो होता है ये भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं बॉडी का पार्ट है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान है, जैसे आपसे पूछेगा कि हमारा जो नीति आयोग है, या इसको पहले हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब इसको नीति आयोग हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है यह हमारा किस तरह के संस्थान है। तो मायने सी बात है कि प्लानिंग कमीशन की बात करें या नीति आयोग की बात करें, तो प्लानिंग कमीशन का गठन हमने क्या देखा था, मार्च में हुआ था, मार्च 1950 को हुआ था, यही हुआ था ना जी। अब सोचिए कि जब मार्च 1950 को हुई और देश की संविधान जो था वह 26 जनवरी को ही आ गया था, ठीक है, प्रभावित हो गई। और संविधान आने के बाद हम कह सकते हैं इस चीज़ ये आया, इसको इंट्रोड्यूस की गई, तो कहीं ना कहीं इसके लिए देश के संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है, कहीं भी इसके लिए कहीं भी ये मेंशन नहीं की गई है। तो जब ये मेंशन नहीं की गई है तो मायने सी बात हम इसको क्या बोलेंगे कि यह हमारा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग की हमने स्थापना कब देखा, इसका हमने देखा 1 जनवरी 2015 को हमने देखा। और जो 1 जनवरी 2015 को जो लाया गया, ये प्लानिंग कमीशन को रिफॉर्म करके लिए लाई गई। तो इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि चाहे हमारा प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो या
कह सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, आप कह सकते हैं CBI भी आप कह सकते हैं। आप इसके अलावा कह सकते हैं जैसे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, ठीक है, फिर हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, फिर हमारा हुआ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके बाद हमारे पास होता है CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, में भी आप ये नाम सुने होंगे, ओके। उसके बाद यदि देखा जाए तो हमारे पास लोकपाल होता है, लोकयुक्ता होता है, लोकयुक्ता होता है। तो ये सारे संस्थान जो हैं, ये सारे संस्थान की जो गठन की गई है, ये सारे की जो गठन किया गया है यह देश के संविधान से बाहर की गई है। इनको अलग से प्रोविजंस ला करके इसकी गठन की गई जब इसकी ज़रूरत देश को महसूस किया गया। जैसा कि आप सभी को पता ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ लोकपाल का गठन मार्च 2019 में किया गया, मार्च 2019 में किया गया। और अभी वर्तमान में भारत के जो लोकपाल हैं वह है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष हमारे भारत के प्रथम लोकपाल मिले हैं, जो कि पिछला हमारा BPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत के पहले लोकपाल कौन मिले, तो पिनाकी चंद्र। अब हम बात करेंगे कि जैसे ये सारे हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो अब बात होगी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी आखिर इसकी गठन क्यों किया गया, कारण क्या था, या इसकी गठन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गठन करने की इसका तरीका क्या है, ये सारे चीज़ों को देखा। वर्तमान में क्या है, भूत में क्या था और इसमें क्या क्या रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ों को हम इस टॉपिक के आधार पर देखते जाएंगे। और इसके अलावे भी आप कह सकते हैं कि ये सारे तो हमारे टॉपिक्स हो गए जो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावे वर्तमान में हम प्रेजेंट की बात हम यदि करें तो हमें प्रेजेंट में देखना है कि सरकार क्या क्या इसके लिए अलग अलग से कह सकते हैं रिफॉर्म्स करने की बात हो रही है। जैसे रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो नए नए हमारे देश के संविधान तथा देश के आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आप इसमें ले लीजिएगा तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत के राष्ट्रपति के सामने एक प्रपोजल दिया है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को, जो भारतीय हमारा संविधान है, क्या भारतीय संविधान को रिफॉर्म कर दिया जाए, या कह सकते हैं क्या इसको पूर्ण रूप से चेंज कर दिया जाए। जो आज का हमारा दौर है क्या उस पर ए सेटिस्फाई है या उस पर क्या एक कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी चुनौती हैं। अब प्रॉब्लम क्वेश्चंस होगा कि क्या उनकी बातों को माना जाए तो क्यों माना जाए। ये हमारा एक डिबेट की बात हो रही है। तो जितने ज़्यादा हम इस पर डिबेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर, उससे हमारे पास क्या होगा, एक एनालिटिकल नॉलेज क्रिएट होगा, एनालिटिकल हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब समय समय पर आप सुनते होंगे कि दिल्ली जो एक हमारा यूनियन टेरिटरी की पार्ट है, ये बार बार कहता है कि हमें आप एक यूनियन टेरिटरी तो है ही, आप हमें स्वतंत्रता नहीं हो। बार बार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तथा वहाँ के जो लेफ्टिनेंट होते हैं उस पर अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न होता है कि वो हमें उद्बस किए हुए हैं या स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तो आखिर मेन मैटर क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, या यूनियन टेरिटरीज बनाने के जो सरकार की प्रपोजल्स है, हमारा संविधान जो है वो उसमें क्या अडंगा डालती है, ये सारे चीज़ों को देखेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सरकार की नीति निर्धारण तथा देश की संविधान के अधीन हम हर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सही क्या गलत, इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए और क्या बदलाव नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पूरे इंडियन जो हमारी पॉलिटी है इसमें हम लोग जितने भी पढ़ने जा रहे हैं सारे करंट से जोड़ जोड़ के आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसके आधार पर हम अपने स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और स्ट्रेटजी में मुख्य होगा कि हम ट्रेडिशन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसको हम करंट से जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश। करंट क्या कहता है, क्या प्रोविजंस हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे पिछले ही साल आपने देखा कि भारत सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया, फार्मर बिल को वापस ले लिया। तो सरकार ने जब लोकसभा और राज्यसभा से दोनों बिल को पारित किया तो पारित तो कर दिया, सही बात है, लेकिन पारित करने के बाद साहब प्रश्न होता है कि जो सरकार ने वापस लिया वो वापस लेने का क्या प्रोविजंस हैं, ये भी तो हमें जानना चाहिए। तो हम क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी बहुत जान जाते हैं। जैसे अभी हम केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा केसेस बताया, तो ऐसा क्या क्या घटना घटी जिसके बाद केशवानंद भारती
केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना पहले का फैसला को बदल देना पड़ा। ऐसा क्या घटना घटी थी? तो ये सारे चीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ हमारा विश्लेषण का पार्ट है, ये सारे हमारा कहीं ना कहीं एनालिटिकल पार्ट है। तो हम जब एनालिसिस बैठ के करेंगे, जब क्लास में एनालिसिस करेंगे, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर जो ये पर्दा डाली हुई है, ये सारे पर्दा हमारे दिमागों से बाहर होंगे और हम एक सही जो डायरेक्ट वे में हमारी जो प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी, उसकी ओर हम बढ़ते चलेंगे। तो हम फिर अब नए एपिसोड के साथ, नए चैप्टर के शुरुआत के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।